हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र। और जो प्रश्न पत्र है वो है 346 एफएस यानी पहला सेट है। और इस सेट के हमने 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं। पहले और दूसरे दोनों पार्ट को मिला करके हमने सवाल नंबर 5 के सभी खंडों को हल किया है। और आज के इस पार्ट में हम सवाल नंबर 6 और 7 पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं जो आज का सवाल है। सवाल नंबर 6, बोहर का क्वांटीकरण अवग्रहित क्या है? इसका स्पष्टीकरण दे ब्रागली द्वारा कैसे किया गया? और बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या है? ये पूरा 3 पार्ट है एक ही सवाल में। पहले तो बोहर के क्वांटीकरण के बारे में पूछा, फिर इस सिद्धांत को दे ब्रागली ने कैसे प्रमाणित किया, और साथ में बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां लिखनी है। तो इसका जवाब हमने पहले से लिख दिया है ताकि समय बचाया जा सके, और वीडियो जो कि बहुत बड़ा बन जाता है तो उसके लिए हमने जवाब पहले लिख दिया। हम आपको समझाते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हमने हेडिंग लिखा बोहर का क्वांटीकरण का सिद्धांत। अब सिद्धांत यह है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं। और ये जो कक्षाएं होंगी ये एक संभावित कक्षाएं होती हैं, और इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होना ही चाहिए। कोणीय संवेग है वो mvr है, जहां r उस कक्षा की त्रिज्या है, और h/2π ये है h/2π, और यहाँ आगे n लिखा। मान लो उसके लिए पहली कक्षा है तो n का मान 1, दूसरी कक्षा के लिए 2, तो ये n का मान क्रमवार आप बदल सकते हो, या फिर आप इस n को क्वांटम संख्या भी कह सकते हो उन इलेक्ट्रॉनों के लिए जो कक्षाओं में घूम रहे हैं। तो ये है उसके क्वांटीकरण का सिद्धांत। उसके बाद है दे ब्रागली ने इसको कैसे समझाया। तो यहाँ पे हमने डेरिवेशन भी कर दिया। कभी कभी यही सवाल आता है कि बोहर का जो क्वांटीकरण का सिद्धांत है उसको दे ब्रागली ने कैसे सिद्ध किया या कैसे स्थापित किया, ऐसा भी सवाल आता है। तो सवाल है यहाँ पे परमाणु में, यहाँ पे हेडिंग हमने क्या डाल दिया, दे ब्रागली के अनुसार उन्होंने कैसे स्पष्ट किया। तो दे ब्रागली का कहना यह था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षा की जो परिधि होगी, यानी इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमेगा उसकी जो परिधि होती है, वो उस कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन से संबद्ध जो द्रव्य तरंग होती है उसकी पूर्ण गुणज होनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमता उस कक्षा की जो परिधि होगी उस कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन से संबद्ध द्रव्य तरंग के पूर्ण गुणज होनी चाहिए। यानी जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उससे संबंधित जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ का पूर्ण गुणज होना चाहिए, ये दे ब्रागली ने कहा। तो दे ब्रागली के हिसाब से जो परिधि है 2πr यानी 90वें कक्षा की जो परिधि है वो उससे बंधे हुए तरंग दैर्ध्य की मतलब यहाँ पे पूर्ण गुणज होनी चाहिए। तो तरंग दैर्ध्य अगर यहाँ लैम्डा तो उसका पूर्ण गुणज मतलब हमने यहाँ पे n ले लिया। पहले कक्षा के लिए n का मान 1, दूसरी कक्षा के लिए n का मान 2। तो ये दे ब्रागली के अनुसार हुआ। अब जो दे ब्रागली की तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है लैम्डा बराबर h/p। तो अगर हम इन दोनों को आपस में कंबाइन कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे कर दिया है कि 2πr ये 90वें कक्षा के लिए परिधि है, और लैम्डा की वैल्यू हमने लिख दिया h/mv। इस m का गुणा और v का गुणा दोनों इस r के साथ करेंगे तो हो जाएगा mvr, और 2π को नीचे लगा देंगे तो हो जाएगा nh/2π। ये चीज जो कि बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। और दे ब्रागली ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में घूमता है उसकी जो परिधि होती है, ये जो परिधि है उस कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन से बद्ध तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणज होता है। ये दे ब्रागली ने
मतलब ये कथन कहा था और इस कथन के सहारे दे ब्रागली ने बोहर के क्वांटीकरण का जो सिद्धांत था उसको प्रूफ किया था। तो इस तरीके से उन्होंने प्रमाणित कर दिया। उसके बाद है कि इसके परमाणु मॉडल की कमियां क्या है। तो परमाणु मॉडल की कमियां बहुत सारी हैं, हमने यहाँ पे कुल 2 कमी लिखी है। पहली कमी यह है कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु प्रतिरूप को इस मॉडल द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सका। ये इसका पहला मिस्टेक था या इसकी पहली लिमिट थी, मतलब वहां तक ये नहीं पहुंच सके। नंबर 2, यह मॉडल इलेक्ट्रॉन को केवल एक कण मानता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों में तरंग की भी प्रकृति होती। दे ब्रागली ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें तरंग की प्रकृति होती है, लेकिन बोहर ने यह माना था कि इलेक्ट्रॉन एक कण के जैसा व्यवहार करता है। तो दे ब्रागली ने तरंग मान के ये चीज प्रूव किया था और बोहर ने इसको कण मान करके सत्यापित किया था। तो ये है सवाल नंबर 6 के पहले पार्ट का जवाब। और उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। ये यहाँ से पूरा आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला सवाल है यहाँ पे, निरपेक्ष ताप T पर किसी कण की ऊर्जा दिया हुआ kBT, जहाँ ये जो K लिखा है ये बोल्ट्जमान का नियतांक है, कोटि की है और 27 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मीय न्यूट्रॉन के तरंग दैर्ध्य की गणना करो। इसी तरंग दैर्ध्य के फोटॉन की ऊर्जा भी ज्ञात करो, जहाँ पे kB बोल्ट्जमान नियतांक है। तो इस सवाल को हमने हल कर लिया पहले से, ताकि समय को बचाया जा सके, क्योंकि इसमें गुणाभाग भी काफी है। तो सवाल में तापमान दिया था 27 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले हमें उसको केल्विन में बदलना होगा। केल्विन में बदलने के लिए हम 273 जोड़ देंगे 27 में, तो 300 केल्विन हो जाएगा। ऊष्मीय न्यूट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो होता 3/2 kT। तो E का जो सूत्र होता है वो होता 12 mv², गतिज ऊर्जा है, और इधर ये हो गया 3/2 kT। यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल होके केवल बचा mv² बराबर 3 kT। तो केवल v² की वैल्यू निकालने के लिए हम m को इधर भाग कर दिए। अब v की वैल्यू के लिए अंडर रूट में हो गए, यहाँ तक हमने v निकाल लिया। अब जो दे ब्रागली का तरंगदैर्ध्य होता है लैम्डा बराबर h/p या h/mv, तो ये हो गया h/mv और v की वैल्यू यहाँ से निकल गई है, उसको हमने यहाँ पे रखा है। और उसके बाद जब ये m रूट के अंदर जाएगा तो m² बन जाएगा, एक m से एक m कट के यहाँ पे केवल m बचेगा। तो ये है लैम्डा की वैल्यू, यानी ऊष्मीय न्यूट्रॉन के लिए या ऊष्मीय न्यूट्रॉन की जो ऊर्जा होगी उस ऊर्जा से संबद्ध फोटॉन की तरंगदैर्ध्य ये बनेगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, h, k, t, m सारी वैल्यू रखनी है। तो h की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻34 की घात 3, यहाँ एक अंक है वो फिक्स है। k की वैल्यू है 1.38 × 10⁻23। t की वैल्यू 300 केल्विन है, जो अभी सबसे ऊपर निकाला गया था, और m ये है न्यूट्रॉन का वजन 1.67 × 10⁻27 किलो। तो यहाँ पे अगर हम ये केवल नंबर का 3 × 1.38, उसमें 300 का गुणा, उसमें 1.67, अगर इतने लोगों का गुणा करेंगे तो आएगा 2074.14। और जब इन घात को ऐड करेंगे 23 और 27 तो ये 50 हो जाएंगे। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल होगा 45.54 और आगे भी जाएगा, हमने केवल 2 नंबर ही लिखा। 50 का वर्गमूल 25 होगा घात में। उसके बाद क्या करना है कि 6.67 में 45.54 से भाग करना है। तो भाग करेंगे तो आएगा 0.14646, फिर ये क्रम आगे बढ़ता जाएगा और 34 में से 25 घटाएंगे तो ऋण 9 हो जाएगा। हमने इसको एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए हमने यहाँ से दशमलव को आगे कर दिया, तो इस पे एक और माइनस लग गया, यानी 1.4646 जो हुआ तो 10 पे ऋण 10 की घात बन गई और उसे हम एंगस्ट्रॉम से व्यक्त करते हैं। तो ये तरंगदैर्ध्य की वैल्यू बन गई। इसीलिए हमने इसको पहले से ही लिख लिया था पहले से, ताकि ये जो गुणा भाग करने का समय है उसे बचाया जा सके। और इसमें एनर्जी भी निकालनी थी, तो ये एनर्जी है, एनर्जी का सूत्र होता है hc/λ। h की वैल्यू 6.67 × 10⁻34, c की वैल्यू 3 × 10⁻8 और लैम्डा अभी जो निकाले हमने उसको यहाँ पे
रखा है। तो 6.67 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 20.01 और फिर नीचे है 1.4646 और ये 10 के साथ 8 मिलके 18 हो जाएगा और 34 में से 18 घटाएंगे तो 16 आएगा। 20.01 में 1.4646 से भाग करेंगे तो आएगा 13.66 और यहाँ पे जो ऋण 16 है वो ऋण 16 की पावर यहाँ पे लिखी गई है। दशमलव को एक और इधर लगा सकते हो तो 1.366 हो जाएगा। इस तरफ आएगा तो इस पर प्लस का निशान लगते जाता है तो एक और प्लस लग जाएगा यानी ऋण 15 जूल। ये इसकी एनर्जी बन जाएगी और वो उसके लिए लैम्डा है। तो यह है सवाल नंबर 6 का ऑप्शनल पार्ट। यहाँ से हमने इसका पूरा सोल्यूशन किया है। आप इसको लगा सकते हो देख के और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये इसका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और अगला सवाल ये है 7वां, यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख बनाकर समझाओ। इसके लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र स्थापित करो। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी और यौगिक दूरदर्शी इन दोनों पर हमने एक एक वीडियो बनाया यानी दोनों पर 2 वीडियो हो गए टोटल, एक सूक्ष्मदर्शी पर और एक दूरदर्शी पर, जो कि इसी भौतिक विज्ञान का जो प्लेलिस्ट है उसी प्लेलिस्ट में भी है। और साथ में ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप और कंपाउंड टेलीस्कोप करके भी एक वीडियो है। आप चाहे तो इस नाम से सर्च कर सकते हो और चाहे तो आप प्लेलिस्ट के अंदर भी इसको सर्च कर सकते हो और हम इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लगा देंगे। जो इसका लिंक है वहाँ पे भी हम आपको इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। और अगला जो सवाल है, किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण V बराबर 40 साइन 100 पाई टी दिया है, वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ समय t सेकंड में है और समय वोल्टता टीवी ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे एक चक्र के लिए बनाइए और वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। यह है 7वें का ऑप्शन। और यहाँ पे v की वैल्यू यानी जो इक्वेशन दिया था v बराबर 40 साइन 100 पाई टी, तो इसमें जो आगे लिखा है 40 यही है इसका शिखर मान, जिसको हम v नॉट से लिखते हैं। तो v नॉट बराबर दिया 40 वोल्ट। वर्ग माध्य मूल मान जो होता है वो शिखर मान में करड़ी 2 से भाग करने पर आता है। तो 40 में करड़ी 2 से भाग करेंगे। अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो करड़ी 2 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा तो नीचे 2 हो जाएगा, आगे करड़ी 2। तो 40 को 20 से ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 बचेगा और करड़ी 2 की वैल्यू होती है 1.414। गुणा करके हल करेंगे तो आएगा 28.28 वोल्ट। ये इसका होगा वर्ग माध्य मूल मान। और उसके बाद ये VT ग्राफ है पूरे चक्र के लिए यहाँ पे, और ये चौथाई समय है, ये आधा टाइम है और ये इसका 3/4 समय है और ये पूरा का पूरा एक अंतराल है। और यहाँ पे शिखर मान दिखाया गया है दोनों तरफ। शिखर मान इसकी 40 वोल्ट है। ये है T और V का ग्राफ। तो ये है सवाल नंबर 7 का दूसरा खंड। यहाँ पे इसका आंकिक है, आंकिक देख लीजिए पूरा, और ये इसका ग्राफ है। अगला सवाल है चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल क्या है, इसके आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में भेद कीजिए। तो ये भी पहले से सॉल्व किया गया है। ये पीछे के 2023 में के सेट में भी ऐसा ही सवाल मौजूद है। तो हमने चूंकि 2023-22 के पीछे के सेट सॉल्व किए हैं तो वहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगा। और साथ में जो हमारा मैग्नेट चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी आपको ये मिल जाएगा। और साथ में ऐसे ही ये जो पीएन जंक्शन है और ये गाउस का थ्योरम है, तो गाउस का थ्योरम जो ये है हमने जो एक मतलब प्लेलिस्ट बनाया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके अंदर लगभग 19 से 20 वीडियो है, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। और उसके बाद ये पीएन जंक्शन का जो इलेक्ट्रॉनिकी का प्लेलिस्ट है आपको ये चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा। और हम इन चीज़ों के लगभग जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, वो है एक प्रकाश किरण n बराबर करड़ी 3 अपवर्तनांक में गुजरने पर न्यूनतम विचलित होती है। यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना हो तो प्रिज्म कोण और अपवर्तन कोण क्या होगी, ये सवाल है। और 5 नंबर का पूरा सवाल है, तो इसको भी हमने पहले से ही हल कर दिया है। सवाल में अपवर्तनांक दिया है करड़ी 3,
तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में अपवर्तनांक का सूत्र होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बटे साइन ए बाई टू। अब ये जो इतना ऊपर का हिस्सा लिखा है ये होता है आपतन कोण, और ये जो यहाँ इतना लिखा है ये है अपवर्तन कोण। तो इसको हमने एक समीकरण मान लिया। अब सवाल में ही दिया था कि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण का 2 गुना है, यानी ए प्लस डेल्टा एम बाई टू जो कि आपतन कोण है और ए बाई टू ये अपवर्तन कोण है। आपतन कोण अपवर्तन का डबल है। तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब हम क्या करेंगे, a प्लस डेल्टा एम बाई टू की वैल्यू है 2a बाई टू, तो हम इतने की जगह पे 2a बाई टू लिख लेते हैं और बटे में साइन a बाई टू। तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन a बाई टू कास a बाई टू, क्योंकि साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा और कास थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह पे a बाई टू है, तो ये इसलिए ऐसा बदल गया। साइन a बाई टू ऊपर नीचे इसको कैंसिल कर देंगे तो बचेगा n का मान करड़ी 3 और यहाँ पे केवल बचेगा 2 कॉस a बाई टू। 2 पक्षांतर करेंगे करड़ी 3 बटे 2 जो कि कास में 60 अंश का मान है, यानी a की वैल्यू होगी 60 अंश और a को कहते हैं प्रिज्म कोण, यानी प्रिज्म कोण की वैल्यू हो गई 60 अंश। अब सवाल में कहा था अपवर्तन कोण भी बताओ, तो अपवर्तन कोण होता है प्रिज्म कोण का आधा, तो 60 बटे 2 यानी 30 अंश। यही सवाल का जवाब है। ये है सवाल नंबर 8 का ऑप्शनल पार्ट। ये पूरा यहाँ से आप इसको लगा सकते हैं पूरा का पूरा। तो यहीं पर ये सेट कंप्लीट होता है FS पार्ट 1। उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो कुछ आपको बताने समझाने की कोशिश की है समझ में आया होगा। किसी तरीके का अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग आगे के पार्ट में आगे के टॉपिक के साथ।